Hello students, today we will discuss budgetary procedure in India। आज हम भारत की बजट प्रक्रिया समझेंगे। भारत में बजट प्रक्रिया कैसे फॉलो की जाती है। देखिए, प्रत्येक देश में बजट प्रक्रिया वहाँ के लॉ द्वारा, वहाँ के विधान द्वारा निर्धारित की जाती है और ये प्रक्रिया लगभग सभी देशों में एक जैसी होती है, समान होती है। भारत में बजट प्रक्रिया का हम जो अध्ययन करेंगे वो निम्न पॉइंट पे करेंगे। जैसे पहले बजट की तैयारी करनी होती है, फिर बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर सामान्य विचार विमर्श होता है, फिर वोटिंग होती है, उसके बाद वित्त विधेयक होता है, फिर बजट का क्रियान्वयन होता है। तो जो बजट की तैयारी होती है उसमें क्या होता है कि हर वर्ष जुलाई अगस्त के आसपास वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों और उनके अधीन विभागों के अध्यक्षों के पास एक एस्टिमेटेड लेटर जो अनुमान पत्र होता है वो भेजता है और प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग के अध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मंत्रालय विभाग से संबंधित आगामी वर्ष के अनुमान तैयार करके फॉर्म भर के वित्त मंत्रालय को भेज दें। उसके बाद विभाग अध्यक्ष द्वारा अनुमान दो भागों में तैयार किए जाते हैं। ये पहला वो होता है कि ऐसे अनुमान जिनका संबंध वर्तमान आय के साधनों और व्यय की मदद से होता है, और दूसरे टाइप के ऐसे अनुमान होते हैं जो नए कार्यों के संबंध में होने वाले व्यय और आय से संबंधित होते हैं। इन दोनों के अनुमान में कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर की एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर क्या रहे थे, या जो करंट ईयर है उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना हमने अनुमान किया है। इसके अलावा भावी वर्ष के बजट का अनुमान भी किया जाता है और चालू वर्ष और पिछले वर्ष के वास्तविक आय व्यय संबंधी अनुमान किए जाते हैं। तो जो विभाग का अध्यक्ष होता है वो अपना कार्य लगभग अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेता है और अनुमानों की एक कॉपी अपने संबंधित मंत्रालय के पास और एक कॉपी जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके पास भेज देता है। प्रत्येक प्रशासकीय मंत्रालय पर अपने अधीन विभागों से संबंधित जो भी अनुमान आते हैं उन पर कंसीडर किया जाता है और दिसंबर के अंत तक उन अनुमानों के आधार पर सामूहिक अनुमान तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा जो महालेखापाल होते हैं, अकाउंटेंट जनरल, उनके विचार भी इसमें शामिल होते हैं। विभिन्न विभागों से अनुमान की जो एक प्रति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय में भेजी जाती है उन पर महालेखपाल द्वारा विचार किया जाता है। वास्तव में नियंत्रक और महालेखापाल निरीक्षक के अधीन अनेक महालेखपाल होते हैं। ये सभी महालेखपाल अपने अपने क्षेत्रों या विषयों से संबंधित अनुमानों की जांच करते हैं और ये जो जांच की जाती है, जांच अनुमानों की आवश्यकता की दृष्टि से नहीं की जाती बल्कि लेखा नियमों की दृष्टि से की जाती है कि जी लेखा के नियम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। और ये विचार भी दिसंबर तक कंप्लीट करके जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाता है। अब हमने उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भेजा, तो जब प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा भेजे गए अनुमान और महालेखपाल द्वारा भेजे गए अनुमान उनके विचार सहित वित्त मंत्रालय के पास पहुंच जाते हैं, तो सभी जो अनुमान होते हैं उन पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। यदि इन अनुमानों में कोई नई मद ऐड होती है तो वित्त मंत्रालय उसके संबंध में काफ़ी छानबीन करता है। यदि उस एक्सपेंसेस की कोई बड़ी मद होती है तो उसके संबंध में निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ले लिया जाता है। वित्त मंत्रालय को अनुमानों को तैयार करके फिर से महालेखापाल के पास भेजता है, जिससे उन अनुमानों का अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हो सके। ये क्लासिफिकेशन करके
अनुमानों को वित्त मंत्रालय को लौटा दिया जाता है और ये कार्य अप्रॉक्स जनवरी तक कंप्लीट हो जाता है। यदि कोई विभाग या मंत्रालय अपने पूर्व अनुमानों के अलावा कोई और व्यय करना चाहता है तो इसका अनुमान भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी दिया जाता है। वित्त मंत्रालय इन पर डिसीजन लेकर महालेखपाल को भेजता है तो उनका क्लासिफिकेशन करके फिर से वित्त मंत्रालय के पास वापस भेज देता है। बजट में व्यय के साथ साथ आयों का भी एस्टिमेशन किया जाता है और उसका उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। आय के अनुमान लगाने में प्रत्यक्ष करों की केंद्रीय परिषद, उत्पादन एवं सीमा शुल्क की केंद्रीय परिषद की मदद ले ली जाती है। यदि आय के अनुमान व्यय के अनुमानों से कम होते हैं तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो करों को देश में परिवर्तन और नए करों के संबंध में अपनी सजेशन देता है। इस परिवर्तन में देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये हमारी पहली प्रोसेस थी जिसमें बजट को प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रेजेंटेशन होता है बजट का। बजट को प्रिपेयर करने के बाद संसद का अनुमोदन पाने के लिए उसे संसद में प्रेजेंट किया जाता है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है फरवरी के लास्ट दिन तक प्रेजेंट किया जाता रहा है। बजट को सबसे पहले लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। उस दिन राज्यसभा में भी वित्त मंत्रालय का कोई अन्य मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करने के साथ ही बजट पर अपना भाषण भी देता है। इस भाषण में वह देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका वर्णन करता है। आय के क्या क्या सोर्सेस रहेंगे और जो एक्सपेंडिचर है उनकी क्या क्या हेडिंग रहेंगे, क्या क्या मदर रहेंगी, उनकी पूरी डिटेल देता है और विकास की विशेष योजनाओं की भी जानकारी देता है। बजट के प्रेजेंटेशन के साथ ही वित्त विधेयक भी प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक जो होता है इसमें कर संबंधी प्रस्ताव होते हैं और जिस दिन बजट प्रेजेंट किया जाता है उस दिन उस पर कोई कंसीडर नहीं होता, जिससे सदस्यों का बजट का विस्तृत अध्ययन करने के लिए काफ़ी टाइम मिल सके। इसके बाद जनरल डिस्कशन होता है। उसके लिए एक डेट फिक्स कर दी जाती है और ये जो डिस्कशन होता है वो 2 से 4 दिन तक चलता है। इस डिस्कशन में केवल उन पॉलिसीज़ पर डिस्कस किया जाता है, मतलब जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं पर डिस्कस किया जाता है जिन मदों पर हमें वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। जनरल डिस्कशन में उन मदों पर भी डिस्कस किया जाता है। बहस की समाप्ति पर वित्त मंत्री बहस में की गई आलोचनाओं और उठाई गई शंकाओं का जवाब भी देता है। इस तरीके से बजट पर जो जनरल डिस्कशन है उसका स्टेप पूरा हो जाता है। फिर चलता है हमारा वोटिंग। तो बजट पर जनरल डिस्कशन के बाद वोटिंग होती है और मतदान की दृष्टि से, अगर वोटिंग की दृष्टि से देखें तो बजट में 2 प्रकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग अलग दिखाते हैं। एक होते हैं वोटेबल और कुछ होते हैं नॉन वोटेबल। नॉन वोटेबल की बात करें तो ऐसे व्यय जिनकी स्वीकृति के लिए लोकसभा में किसी भी वोट की जरूरत नहीं होती। ये एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चुकाए जाते हैं, मतलब जो भारत का संग्रहित कोष होता है उसमें से चुकाए जाते हैं। इन मदों में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, उनके कार्यालय से संबंधित एक्सपेंसेस, संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनकी सैलरी, उनका भत्ता, ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जजेस के क्या सैलरी रहेंगी, क्या अलाउंस रहेंगे। इसके अलावा जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वेतन है उनके भत्ते, तो ये सारी चीज़ें नॉन वोटेबल आइटम्स में होती हैं। वोटेबल की बात करें तो ऐसे व्यय की स्वीकृति के लिए संसद में वोटिंग की जरूरत होती है और मतदान योग्य मदों पर संबंधित जो मंत्री होता है वो अनुदानों की मांग करते हैं, जिस पर अलग अलग टाइप के डिस्कशंस
डिस्कस होती है। लोकसभा मांगों के लिए अपना मत निम्न प्रकार से दे सकती है। या तो जो भी डिमांड है उनको पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाता है, मांगों को अस्वीकार भी कर सकते हैं, या मांगे कटौती के साथ भी स्वीकार कर सकते हैं। फिर अनुदानों की मांगों के स्वीकृत हो जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करता है। विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होता है उसको पारित कराया जाता है। इस विधेयक में सरकार के 4 प्रपोजल होते हैं, जिनमें बजट व्यय करने के लिए नया कर लगाने या पुराने करों की दरें घटाने या किसी प्रकार की जो चेंजिंग है उसके सजेशन, ये संशोधन होते हैं। जब लोकसभा द्वारा विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित कर दिए जाते हैं तो इन्हें कंसीडर करने के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। इन विधेयकों पर विचार करके राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लोकसभा को वापस करना होता है। यदि राज्यसभा इस अवधि में ये बिल वापस नहीं करती तो लोकसभा ये मान लेती है कि राज्यसभा इससे सहमत है और बिलों की स्वीकृति के लिए फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार बजट के पारित हो जाने के बाद उसको क्रियान्वित किया जाता है और बजट के क्रियान्वित के लिए कुछ पहलुओं को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये पहला स्टेप होता है कि रेवेन्यू मतलब जो आय है उसको कैसे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद कस्टडी ऑफ फंड्स मतलब करों की अभिरक्षा का स्टेप रहता है, जिसमें आय के एकत्रीकरण के बाद कोषों की अभिरक्षा की व्यवस्था की जाती है ताकि कोषों के संबंध में संभावित गबनों या दुरुपयोग को रोका जा सके और धन के व्यवहारों में सुविधा एवं तत्परता बनी रहे। फिर कोषों का वितरण किया जाता है, लेखे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद लेखों के तैयार होने के बाद उनका ऑडिटिंग होता है और फिर महालेखा अंकेक्षक उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।